नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे यूपी का पार्ट 4 अर्थात यूपी की ज्योग्राफी। इसका अगला पार्ट 5 आएगा आर्ट एंड कल्चर का, और इससे पहले पार्ट 3 आ चुके हैं, यूपी का बेसिक, यूपी की पॉलिटी एंड यूपी की हिस्ट्री। इस वीडियो में हम यूपी की मिट्टियाँ और यूपी के पर्वत, वन, नेशनल पार्क, ये सब सारी चीज़ें यूपी की ज्योग्राफी से संबंधित समाप्त कर लेंगे। पहला वीडियो है यूपी की, मतलब पहला टॉपिक है यूपी की मिट्टी। तो पहले आप जानते हैं कि भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वो ऊपरी परत जो मूल चट्टान तथा वनस्पतियों के योग से बनी है। ये ध्यान रखिएगा कि जितने बढ़िया से नोट्स बने हैं वैसे आपको मिलेंगे नहीं जल्दी, तो आराम से पढ़ते पढ़ते वो नोट्स भी बना लीजिएगा। मिट्टियों का विभाजन अगर देखें तो यूपी में सबसे पहले पर्वतीय मिट्टी और मैदानी मिट्टी और पठारी मिट्टी 3 टुकड़ों में बांटते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि यूपी में पर्वत नहीं है ना, लेकिन फिर भी हम बांट रहे हैं पर्वतीय मिट्टियों में, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्वतों से आखिरी में जो मिट्टी बनेगी भाबर तराई वो पाई जाती है। तो पर्वतीय मिट्टी, भाबर तराई 2 प्रकार की हो गई। फिर मैदानी मिट्टी, पहले तो हमने 3 टुकड़ों में बांटा, पर्वतीय मिट्टी, मैदानी मिट्टी और पठारी मिट्टी। फिर पर्वतीय मिट्टी में भी हमने 2 में बांटा, भाबर और तराई। सबसे पहले भाबर, फिर सेकंड पे तराई। मैदानी मिट्टियों में भी हमने 5 टुकड़ों में बांटा। सबसे पहले जलोढ़, जलोढ़ में बांगर खातर तो पढ़ेंगे ही, लवणी और क्षारी, मरुस्थली, काली और भूड़ मृदा। कौन कौन सी? काली, भूड़ मृदा, मरुस्थली मृदा, लवणी और क्षारी मृदा, जलोढ़ मृदा। ठीक है। और पर्वतीय मिट्टियों में लाल, पारवा, माड़, राकर, खूंटा, ये सब थोड़ा स्पेशल बताया है। बाकी बताए तो आप इंडियन ज्योग्राफी में भी पढ़ते ही हैं। ये से यूपी का एक मैप है नीचे, तो ऊपर वाले हिस्से में मैदानी मिट्टी, सॉरी पर्वतीय मिट्टी, बीच वाले हिस्से में मैदानी मिट्टी और नीचे वाले हिस्से में पठारी मिट्टी। आगे बढ़ते हैं। जो पर्वतीय मिट्टी है, जैसे मान लेते हैं हिमालय, तो हिमालय का जो 3 टुकड़े हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो जब बह रही होती हैं तो शुरुआत में बड़े बड़े पत्थरों के बीच से बहती हैं, जहाँ वो दिखती नहीं है, तो उनको भंवर कहा जाता है। कन्फ्यूज़न, नहीं दिखती हैं, भंवर होता है, तो उसको जगह को बोलते हैं भाबर, जहाँ पर किस बड़े बड़े निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है। नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, कृषि यहाँ पे ज़्यादातर नहीं हो सकती है। ठीक है। तो यूपी का जो सहारा और उसके नीचे होता है तराई इलाका। तराई इलाके में वो नदियाँ आपस में आके दोबारा मिलती हैं, और उन तराई के इलाकों में भाबर के दक्षिण में पाई जाएंगी और नदियाँ पुनः आ जाती हैं। यहाँ कृषि करी जा सकती है, और ज़्यादातर जायद की फसलें या गन्ना और धान, ये सब फसलें की जाती हैं। यहाँ पानी लगातार रुका रहता है, इसीलिए मलेरिया जैसे रोग होते हैं तराई क्षेत्र में। अब अगर क्षेत्र, मतलब जगह की बात करें, तो यूपी का जो सबसे उत्तरी ज़िला है सहारनपुर, वहाँ से लेकर के देवरिया तक, वहाँ से लेकर के जो है देवरिया तक आप जाएँ, और कुशीनगर तक, माफ़ कीजिएगा, और सहारनपुर से लेकर के देवरिया तक जाएँ। थोड़ा उल्टा हो गया लिखने में। तो सहारनपुर से कुशीनगर तक आप जाएंगे तो भाबर मिलेगा, और सहारनपुर से देवरिया तक जाएंगे तो आपको तराई मिलेगा। और एक और चीज़, भाबर जब हम पश्चिम से पूरब की ओर जा रहे होते हैं, अर्थात सहारनपुर से कुशीनगर की ओर जा रहे होते हैं, तो चौड़ाई कम होती है। लेकिन जो तराई होता है वो जब हम सहारनपुर से देवरिया की ओर जा रहे होते हैं तो उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। ध्यान रखिएगा, लिखा थोड़ा उल्टा है, तीर लगा है इसीलिए। सहारनपुर से कुशीनगर जाना है भाबर में, चौड़ाई कम हो जाएगी। सहारनपुर से देवरिया जाना है जो है पश्चिम से पूरब, चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी। आप तराई वाले जो पॉइंट्स वहाँ भी लिख सकते हैं कि सहारनपुर से देवरिया तक जाएंगे तो 11 ज़िले मिलेंगे, जैसे सहारनपुर, बिजनौर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, गोंडा, बस्ती, देवरिया। फिर से बोलता हूँ, सहारनपुर, बिजनौर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, गोंडा, बस्ती, देवरिया। इसमें से कुछ ज़िले मर्ज आपको भाबर में भी पढ़ने ही हैं। तो भाबर में सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, ठीक है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। मेरे ख्याल से पर्वतीय मिट्टी इतना ही इंपॉर्टेंट है यूपी के लिए। फिर हम जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो जब तराई से क्षेत्र से आगे मिट्टी बढ़ रही होती है तो नदियों के पास में जो मिट्टी होती है, नदियों के जस्ट पास में, तो उसको बोलते हैं नवीन जलोढ़, या कह सकते हैं आप उसको खादर। और जो उस नदी के पड़ोस के हिस्से से थोड़ा दूर होती है, ऊंचे स्थल पर पाई जाती है, उसमें होती है बांगर, पुरानी जलोढ़। तो बांगर पुरानी जलोढ़ और खादर नवीन जलोढ़। बांगर में चूने की गांठें मिलती हैं नीचे। ठीक है। इसमें जो उपजाऊ मिट्टी है ज़्यादा वो है
नवीन जलोढ़ यानी खादर मिट्टी। तो नवीन जलोढ़ या इसको जलोढ़ या कछारी या कांप या दोमट या मटियार भी इसको कहते हैं, या कदारी, जो भी कह लें आप। तो इसका निर्माण प्लीस्टोसीन युग में हुआ था। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस की इसमें कमी है और अधिकता इसमें पोटाश और चूने की है, बाकी ह्यूमस की कमी तो रहती ही है। फिर लवणीय या यहाँ तक हमने, अरे माफ़ कीजिए। फिर इसके बाद हम देखेंगे लवड़ी और क्षारीय, या लवड़ी को क्षारीय मिट्टी भी कहते हैं, रेह भी कहते हैं, ऊसर भी कहते हैं, कल्लर भी कहते हैं, ठीक है, बंजर, अनउर्वर, जो कहना चाहे आप कहें। यूपी के 10% क्षेत्र पर ये मिट्टी पाई जाती है। पीएच मान इसका 8.5 से ज़्यादा होता है, अर्थात क्षारीय मिट्टी है। अलीगढ़, मैनपुरी, इलाहाबाद, कानपुर, एटा, उन्नाव, इटावा, जौनपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, यानी आप कह सकते हैं कि यूपी का जो लगभग कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी इलाका है ना, थोड़ा सा जो है पश्चिम का इलाका भी है। तो अलीगढ़ है, मैनपुरी है, इलाहाबाद है, कानपुर है, एटा है, उन्नाव है, इटावा है, जौनपुर है, रायबरेली है, प्रतापगढ़ है, सुल्तानपुर है। इन जगहों पे लवणीय मिट्टी मिलती है। तो इसमें जो ज़मीन है वो अनउर्वर होती है, क्योंकि उर्वरक जो है बहकर चले जाते हैं। फिर मरुस्थलीय मिट्टी की अगर बात करें तो ये मथुरा, आगरा के, अलीगढ़ के आसपास है। इसमें लोहा, पोटेशियम ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन और जीवाश्म कम। मोटे अनाजों की खेती होती है। उत्तर पूर्व बिहार में जो बालू प्रधान जलोढ़ मृदा है उसको दियारा कहते हैं और मक्के की खेती के लिए प्रसिद्ध है। फिर भूड़ मिट्टी जो है वो गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दोमट और बलुई मिट्टी से निर्मित 10 से 20 फीट ऊंचे टीलों को में पाई जाती है। इतना आप ध्यान रखिए कि जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर भूड़ मिट्टी मिलेगी, इतना पर्याप्त है। फिर इसके बाद हम देखेंगे काली मिट्टी। तो उत्तर पूर्व प्रदेश में जो पश्चिम और दक्षिण ज़िले हैं, है ना, पश्चिम ज़िले और दक्षिण ज़िले, वहाँ पे रेगुड़, चरनोजम या कपासी या सुता मिट्टी, जो भी आप कहना चाहें कह लें, तो इसमें आयरन की अधिकता होती है, चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम की अधिकता होती है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ये थोड़ा सही कर लीजिएगा। पठारी मिट्टी की अगर बात करें तो सबसे पुरानी मिट्टी है ये और बुंदेलखंड के क्षेत्र में पाई जाती है। ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली, जो इलाका बुंदेलखंड के आसपास का है। फिर भोंटा मृदा है, तो जो विंध्य पर्वतीय क्षेत्र के टूटे फूटे पत्थरों के चूर्ण के रूप में पाए जाते हैं वहाँ पाई जाती है। रंग इसका लाल होता है। मोटे अनाज इसमें बोए जाते हैं और जो विंध्य पर्वतीय क्षेत्र अर्थात सोनभद्र के आसपास का इलाका, वहाँ पे भोंटा मृदा है। फिर परवा मृदा की बात करें तो जालौन, हमीरपुर और यमुना के जो बीहड़ क्षेत्र हैं, जालौन है, हमीरपुर है, इन सब के जो बीहड़ क्षेत्र हैं वहाँ पे परवा मृदा पाई जाती है। रंग इसका हल्का लाल भूरा होता है। चने और ज्वार की खेती यहाँ ज़्यादा होती है, रबी में चने की और खरीफ में ज्वार की। फिर लाल मृदा अगर देखें तो झांसी, ललितपुर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली, बांदा, दक्षिण के जो जिले हैं, यह ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों के अपक्षय से बनी है। लाल और पीला रंग इसमें पाया जाता है और तिलहन दलहन की खेती होती है। फिर है राकर मृदा। यूपी के पठारी ढालों में ये बनती है और रंग लाल भूरा होता है। मोटी दानेदार कड़ों वाली जो है उसके आधार पर इसको रखा गया है। तो जो मोटी राकर होती है वो माड़ मृदा के कण की जितनी होती है और पतली राकर पतली होती है, हल्की होती है। फिर वन और वनी क्षेत्र अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि वन प्राकृतिक रूप से उत्पन्न समस्त वनस्पति पदार्थों के समूह को कहते हैं। वन आधारित उद्योग अगर देखें तो प्लाईवुड का जो काम है वो सीतापुर और नजीमाबाद में होता है, बिजनौर में। जो बेंत है, फर्नीचर है, कत्था है, माचिस है, रेजिन है, इनका उद्योग जो प्रयोग होता है वो होता है गोरखपुर में, बरेली में और प्रयागराज में। कहाँ कहाँ? गोरखपुर में और बरेली में और प्रयागराज में। बेंत का, माचिस का, रेजिन का, फर्नीचर का, कत्था का। कागज केंद्र जो है बीड़ी, मिर्ज़ापुर और झांसी के इलाके में। लकड़ी के खिलौने सोनभद्र, दुद्धि में, बनारस और लखनऊ में। खेल का सामान मेरठ में और रेजिन तथा माचिस बरेली में। फिर यूपी में वन महोत्सव जुलाई 1952 से शुरू हुआ। पहली वन नीति 1952 में आई
और सेकंड वन नीति 1998 में ही। ये देश की नहीं है, यूपी की है। फिर फॉरेस्ट सर्वे इंस्टीट्यूट्स जो है देहरादून में जो स्थापित है, वो हर 2 साल बाद में रिपोर्ट जारी करता है। ये 2021 की आग तक की रिपोर्ट है, हालांकि 23 की अब आ गई होगी। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार यूपी में जो फॉरेस्ट कवर एरिया है वो 6.25% है पूरे देश का, 14,817.89 किलोमीटर स्क्वायर। जो आपका नॉन फॉरेस्ट कवर है वो 93.61% एरिया है यूपी में। ट्री फॉरेस्ट कवर जो है वो 74 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी 3.0% एरिया। फॉरेस्ट कवर यूपी का अगर देखें तो अति सघन वन यूपी में 1.9% है, मध्यम सघन वन 1.67% है, खुले वन 3.33% है और झाड़ी वन 12.24 किलोमीटर स्क्वायर के करीब है। फिर अगर हम बात करें कि यूपी में वन क्षेत्रों में वृद्धि, तो यूपी में 2019 से वन क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। मैक्सिमम वनावरण वाला जो जिला है वो सोनभद्र है और मिनिमम वनावरण वाला जो जिला है वो भदोही है। वन विभाजन की अगर बात करें तो ओवरऑल एरिया में सबसे ज़्यादा जो वन है वो सोनभद्र में है और सबसे कम भदोही में। परसेंटेज में भी सबसे ज़्यादा सोनभद्र में है और मिनिमम भदोही में। वनों का उपयोग अगर देखें तो ताड़ और खजूर का होता है ताड़ी के लिए, चीड़ ताड़ और खजूर का तारपीन बिरोजा तेल निकलता है, भोजपत्र का कागज़ के लिए, खैर का कत्थे के लिए, बबूल की छाल का चमड़े की रंगाई के लिए और तेंदुपत्ता का बीड़ी के लिए। साखू और तेंदुपत्ता का पत्तल और दोनों में उपयोग होता है। सेमल और गूलर का माचिस की तीली और डिब्बे के लिए। साल, देवदार और खैर का रेलवे के स्लीपर की जो पट्टियाँ बनती हैं उनके लिए। फिर वन शिक्षा की अगर बात करें तो पहला स्कूल 1878 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून खुला था, हालांकि अब तो वो उत्तराखंड में है। इसका नाम बाद में चेंज किया गया और रखा गया 1884 में जो है इनहेरियल फॉरेस्ट देहरादून। फिर 1912 में फॉरेस्ट रेंजर स्कूल बनता है कोयम्बटूर में, तमिलनाडु में, इंडियन फॉरेस्ट स्कूल के रूप से। वन अनुसंधानशाला बनती है 1914 में देहरादून में और 1924 में फिर देहरादून में कुलागढ़ में। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे यूपी के लिए। फिर वनों का वर्गीकरण अगर देखें तो प्राकृतिक वनों आधार पर जो वन है तो आप देखेंगे तो सबसे ऊपर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, बीच में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और नीचे उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। तो जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है सबसे ऊपर वाले इलाके में, तो उनकी वहाँ पे 100 से 150 सेंटीमीटर बारिश होती है ईयरली। झाड़ियाँ नहीं पाई जाती। भाबर तराई का इलाका है वो, उत्तरतम यूपी है वो। वनस्पति सागवान, साखू, शीशम, आम, महुआ, बांस, खैर, चंदन, कुसुम, अर्जुन, साल, सहतूत, बेर, कुगर, पलास, सेमल, ढाक, जामुन, इमली, बेल। यानी यहाँ पे थोड़ा घने वन है, थोड़ा ज़्यादा बड़े वन। बीच में कम बारिश वाली वन है 50 से 75 सेंटीमीटर, जिसमें पत्तियाँ कांटेदार हैं, जड़ें लंबी हैं पानी रोकने के लिए, तलों में गांठें पड़ी हैं। एरिया दक्षिण का पठारी क्षेत्र है। वनस्पति बबूल, खैर है ना, नीम, केजड़ी, पलास, खजूर, यूकोबिया, ठीक है, धामल, ये सब। फिर है उष्ण कटिबंधीय जो है कांटेदार कांटेदार वन, माफ लीजिएगा, उष्ण कटिबंधीय, कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें, 50 से 75। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन जो नीचे लिखा है वो 50 से 75 वाला है और उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती लिखा है वो आपका बीच वाला है। 75 से 100 सेंटीमीटर बारिश होगी, झाड़ियाँ पाई जाएंगी थोड़ा। और मध्य प्रदेश व पूर्वी जो मध्य पश्चिम का मैदान है, जो पूर्वी मैदान है, वहाँ पाई जाएंगी सागौन, पीपल वगैरह। तो सबसे ऊपर में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन 100 से 150 सेंटीमीटर, बीच में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 75 से 100 सेंटीमीटर और नीचे उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन 50 से 75 सेंटीमीटर। फिर अगर बात करें प्रशासनिक वर्गीकरण की तो आरक्षित वन जो है कटाई और चराई के उद्देश्य वहाँ पर कर सकते हैं, तो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। और संरक्षित वन में सीमित अनुमति होती है। अवर्गीकृत में कोई श्रेणी ही नहीं है। राजकीय वन जिसमें शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो, सामुदायिक वन जिसमें नगर निकाय का नियंत्रण हो और निजी निकाय जिसमें व्यक्तिगत जो है नियंत्रण हो। प्रदेश की प्रमुख अगर वन योजनाएं देखी जाए तो यूपी वानिकी योजना 19 मार्च 1998 वेस्ट बंगाल के सहयोग से। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण विकास के लिए दुधवा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार। ईंधन एवं चाय प्रोजेक्ट 1990-91 में।
गाँवों में ईंधन और चारे का स्तर बनाए रखने के लिए। सहगामी वन प्रबंधन 2010 जापान के माध्यम से। ऑपरेशन ग्रीन ये तराई और विंध्याचल और बुंदेलखंड के 16 जिलों में। फिर ऑपरेशन ग्रीन योजना 1 जुलाई 2021 वृक्षारोपण और वन्यजीव संरक्षण के लिए पुरस्कार के रूप में। वीर अब्दुल हमीद का एक है, ठीक है। उसके बाद में फिर वन संरक्षण सामाजिक वानिकी 1976 में शुरू होता है। खुले जो बड़े स्थान हैं उन पर समाज के सहयोग से फलदार अन्य वन लगाना। फिर सामुदायिक वानिकी, कृषि वानिकी और शहरी वानिकी। सामुदायिक वानिकी का शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1968 में 9वें राष्ट्रमंडल वानिकी सम्मेलन में वेस्तोपाय में रखा था। और सामुदायिक वानिकी है कि सार्वजनिक और सामुदायिक भूमि पर पंचायत या भूमि, बंजर भूमि, सड़क, रेलवे, नहरों किनारे। कृषि वानिकी कृषि के स्तर पर फसलोत्पादन, वृक्षारोपण। शहरी वानिकी शहरों में सड़कों के किनारे और घरों के बाहर किया जाने वाला। जड़ी बूटी एकत्रीकरण कार्यक्रम कहाँ कहाँ शुरू हुआ? ललितपुर में, झांसी में, महोबा में, चित्रकूट में, सोनभद्र में, चंदौली में, मिर्जापुर में SC और ST परिश्रमिक के द्वारा, है ना। तो दक्षिण के इलाकों में है। फिर तेंदुपत्ता संग्रहण तथा निस्तारण 1983, ठीक है भाई। राज्य वन निगम मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, इलाहाबाद, बांदा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, महाराजगंज SC ST यहाँ पर भी है, ठीक है। राज्य जैव विविधता बोर्ड 2007 से 8 शुरू हुआ था 1935 में केंद्र, 1935 से 76 में राज्य में, 1976 में राज्य संवर्ती सूची में आ गया वन। पहले 35 में केंद्र की सूची में था, 35 से 76 में राज्य सूची में और 76 से संवर्ती सूची में। अब हम देखेंगे यूपी के वन्यजीव व संरक्षण। तो संविधान के DPSP में भाग 4 में आर्टिकल 47-48 में इसकी बात की गई है। फंडामेंटल 30 में आर्टिकल 51 में बात की गई है, ठीक है। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है? तो पहली बात तो यूपी में नेशनल पार्क है 1 और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 26। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा ये पुराने नोट से, हालांकि 26 नहीं है। नेशनल पार्क पूर्णतः सरकार देखती है, इसमें मानव गतिविधि नहीं हो सकती, सभी जीवों का संरक्षण होता है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सरकार वन संस्थाएं देखती है, मानव गतिविधि हो सकती है और ये किसी विशेष जीव के लिए संरक्षित होती है, ठीक है। पक्षी विहार विशेष रूप से पक्षियों हेतु संरक्षित है। यूपी में 13 ऐसे पक्षी विहार हैं। 1956 में वाइल्ड लाइफ रिजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन यूपी वन क्षेत्र का 1/3% एरिया रखता है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सेंटर 24 है और जू 3 है, एक कानपुर में, एक गोरखपुर में अशफाकुल्ला, एक लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह। और लायन सफारी पार्क इटावा में, किशनगंज, नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में है। यूपी का पहला नाइट सफारी पार्क है और भारत का भी पहला नाइट सफारी पार्क है और विश्व का चौथा नाइट सफारी पार्क है। यार प्रजनन केंद्र लखनऊ में है, उकरैल में और बहराइच में करतनिया घाट, ठीक है। तो यूपी में नेशनल पार्क है 1, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 26, पक्षी विहार है 13, जू है 3, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सेंटर है 24, नाइट सफारी पार्क है 1 ग्रेटर नोएडा में, लॉयन सफारी पार्क है इटावा में और घड़ियाल प्रजनन केंद्र है लखनऊ के कोकरैल में और बहराइच के करतनिया घाट में। अब आइए हम देखते हैं यूपी के वन्यजीव अभयारण्य को। तो इसको जो है थोड़ा सा जो है पहले देखते हैं यूपी के वन्यजीव अभयारण्य। तो आप जरा मैप पे ध्यान दीजिएगा। सबसे ऊपर मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर में हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। और ये 1986 में स्थापित हुई थी। लकड़बग्घों के लिए, मगरमच्छों के लिए जानी जाती है, चीतलों के लिए जानी जाती है और सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये यूपी का हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुजफ्फरनगर में। फिर पीलीभीत में है पीलीभीत बाघ अभयारण्य, ठीक है। ये 2008 में स्थापित हुई थी, 14 में ये टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में आई और बाघ, तेंदुआ, बारहसिंगा, चमगादड़, हिरण यहाँ पाए जाते हैं। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, शेर, चीतल, हाथी, बारहसिंगा के लिए जानी जाती है, ठीक है। करतनिया घाट ये पाई जाती है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लखीमपुर में। फिर बहराइच में है करतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घड़ियालों के लिए। फिर महाराजगंज में सुहागी बाबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गोंडा में पार्वती अरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अभी तक क्या आप देखिए, मुजफ्फरनगर में हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पीलीभीत में पीलीभीत बाघ अभयारण्य, लखीमपुर में किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बहराइच में करतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महाराजगंज में सुहागी बरबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोंडा में पार्वती अरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बनारस में जो है कछुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंदौली में चंद्रभागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर मिर्ज़ापुर सोनभद्र के इलाके में कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है।
चंदौली में चंद्रभागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और चित्रकूट में रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महोबा ललितपुर में महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, विजय सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इटावा आगरा में राष्ट्रीय चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना। और जो महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है महोबा ललितपुर में सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो अगर हम यूपी का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी में लगभग जो है 26 है, जिसमें से हम इम्पोर्टेंट अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तरह लिखी है यहाँ पे, ठीक है। और इसको हम ज़्यादा ध्यान से अगर देखें तो फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हैं। हस्तिनापुर में सॉरी माफ़ कीजिएगा, मुजफ्फरनगर में हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पीलीभीत में पीलीभीत बाघ अभयारण्य, लखीमपुर में किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बहराइच में करतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महाराजगंज में सुहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोंडा में पार्वती रंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंदौली में चंद्रभागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मिर्ज़ापुर सोनभद्र में कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चित्रकूट में रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महोबा ललितपुर में महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और विजय सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और आगरा इटावा में राष्ट्रीय चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसमें से भी हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो पाया जाता है मुजफ्फरनगर में वो सबसे बड़ा है, और महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो पाया जाता है ललितपुर महोबा में सबसे छोटा है। अगला हम देखते हैं यूपी का पक्षी विहार। तो यूपी में अभी तक 13 पक्षी विहार हैं, ठीक है। आइए देखते हैं यूपी के पक्षी विहार। तो गौतम बुद्ध नगर में ओखला जो है बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। आगरा में सूर सरोवर है, ठीक है। सन याद करने की मुझे नहीं लगता कोई विशेष ज़रूरत है। गौतम बुद्ध नगर में ओखला है, आगरा में सूर सरोवर, एटा में पटना जो है बर्ड सेंचुरी सबसे छोटा है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा अजीब सा है, पटना राजधानी है बिहार की लेकिन पटना बर्ड सेंचुरी है एटा में। मैनपुरी में समान बर्ड सेंचुरी, कन्नौज में लाख बक्सी बर्ड सेंचुरी सबसे बड़ा बर्ड सेंचुरी है ये मतलब जो है यूपी का। सांडी बर्ड सेंचुरी हरदोई में, गोंडा में पार्वती अरंगा बर्ड सेंचुरी जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, उन्नाव में नवाबगंज वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी सबसे पुराना है, बलिया में सुरहा ताल बर्ड सेंचुरी लोक प्रकाश जय नारायण इसका नया नाम है, भदोही में बसीरा बर्ड सेंचुरी, प्रतापगढ़ में भीमराव अम्बेडकर बर्ड सेंचुरी, और रायबरेली में रामसपुर बर्ड सेंचुरी। तो अगर इसमें याद करने वाली विशेष कोई 2-3 चीज़ें हैं तो पहला है कि पटना बर्ड सेंचुरी है एटा में सबसे छोटा, लाख बक्सी बर्ड सेंचुरी है सबसे बड़ा कन्नौज में, इसके अलावा नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है सबसे पुराना उन्नाव में। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उन्नाव में नवाबगंज बर्ड सेंचुरी सबसे पुराना है, लाख बक्सी बर्ड सेंचुरी कन्नौज में सबसे बड़ा है, और एटा में पटना बर्ड सेंचुरी सबसे छोटा है। बाकी गौतम बुद्ध नगर में ओखला, आगरा में सूर सरोवर, मैनपुरी में समान बर्ड सेंचुरी, रायबरेली में रामसपुर बर्ड सेंचुरी, उन्नाव में नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, रायबरेली में रामपुर बर्ड सेंचुरी, प्रतापगढ़ में भीमराव अम्बेडकर बर्ड सेंचुरी, भदोही में बसीरा बर्ड सेंचुरी संत रविदास नगर वाली, और बलिया में सुरहा ताल बर्ड सेंचुरी लोक प्रकाश जय नारायण वाली, और उसके बाद में हरदोई में सांडी बर्ड सेंचुरी। इसके बाद झीले वीले भी हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम यूपी की अब अगली देखते हैं कृषि। तो यूपी में 6.58 लगभग 6 पॉइंट नहीं होगा, लगभग 6 लाख कुछ काम करते हैं कामगार में, उसमें से 1,90,000 कुछ हैं कृषक और 1,99,000, ये थोड़ा गलत दे रखा है आंकड़े, ध्यान से इसको मैं क्रॉस चेक करूँगा एक बार। आप आगे का देखिए। खेती क्षेत्र 165.98 लाख हेक्टेयर है। प्रदेश के जीडीपी में 26.1% योगदान है खेती का। कृषि और वानिकी और मत्स्य तीनों मिले हैं इसमें। देश से खाद्यान्न उत्पादन में 18.1% योगदान है और इसका खुद 26.1% योगदान है, 18 है ना। फिर यूपी प्रथम किन किन चीज़ों में? गेहूँ, आलू, गन्ना, मसूर, तरबूज, खरबूज, आम, आंवला और कुल खाद्यान्न उत्पादन में। यूपी के सिंचित क्षेत्र में 71.5% सिंचित क्षेत्र है नलकूपों से और 18.9% सिंचित क्षेत्र है नहरों से। कुओं से सिंचित क्षेत्र बहुत कम है। फिर अगर फसलों की बात करें तो रबी, खरीफ, जायद। रबी बोते हैं अप्रैल जून में, अक्टूबर दिसंबर में और काटते हैं अप्रैल जून में। जाड़ों की फसल है, औसत तापमान चाहिए। गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी, लाही, आलू, तंबाकू इसी की फसल है। खरीफ के लिए जून जुलाई में बोते हैं, सितंबर अक्टूबर में काटते हैं। मानसून निर्भर फसल है ये।
चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिल, राई, मूंग, कपास, जूट, गन्ना, अरहर, सोयाबीन। जायद की फसल मार्च अप्रैल में बोते हैं, जून जुलाई में काटते हैं। ज़्यादा तापमान चाहिए इसके लिए। ककड़ी, खीरा, तरबूज, लोबिया, लौकी, कद्दू ये सब चाहिए होता है मतलब। अगर हम बात करें तो कर्नाटक सूरजमुखी, आंध्र प्रदेश मक्का, जूट, चावल यूपी और दलहन एमपी। खैर, जलवायु की बात करें अगर, तो सबसे पहले ऊपर भाबर तराई क्षेत्र है, ठीक है। बरेली मंडल है, मुरादाबाद मंडल, आपका पश्चिम मध्य मैदान, पश्चिम मैदान में मेरठ मंडल, नॉर्थ ईस्ट मैदान में गोरखपुर मंडल, पूर्वी मैदान में वाराणसी मंडल, फैजाबाद मंडल, आजमगढ़ मंडल, प्रयागराज मंडल। विंध्य प्रदेश में मिर्ज़ापुर, सोनभद्र मंडल, दक्षिण प्रयाग। बुंदेलखंड मैदान में झांसी मंडल और चित्रकूट। और साउथ वेस्ट मानसून मैदान में आगरा मंडल। कुछ क्वेश्चंस देखिए। सर्वाधिक बोई गई फसल जो है वो गेहूँ है। चने का सर्वाधिक उत्पादन बुंदेलखंड में होता है। सरसों का उत्पादन में यूपी सेकंड नंबर पे है। सघन कपास विकास कार्यक्रम आगरा में खुला। तराई क्षेत्रों सरयू और घाघरा के दोमट पर जूट की खेती होती है। 1974 में खाद्य उद्यान व खाद्य संस्करण आया। भारत में प्रथम बागवानी कॉल सेंटर लखनऊ के केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान में रहमान खेड़ा में खुला। आम हेतु प्रशिक्षण संस्थान मलिहाबाद में है। अमरूद हेतु प्रशिक्षण संस्थान प्रयागराज में है। प्रदेश का पहला राइपनिंग चैम्बर प्रयागराज में है केला पकाने के लिए। कन्नौज का इत्र नगरी कहते हैं। मेंथा तेल उद्योग बाराबंकी, रामपुर और बदायूं के लिए फेमस है। और फ्रेगरेंस फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कन्नौज में है। महोबा पान के पत्ते के लिए फेमस है। मैथा उत्पादन में यूपी पहला है देश में। यूपी के 21 जिलों में पान की खेती होती है। यूपी चावल उत्पादन में सेकंड नंबर पे, फर्स्ट पे वेस्ट बंगाल है। मध्य और दक्षिण पश्चिम भाग में सरसों ज़्यादा होती है। बाराबंकी में अफीम उत्पादन में नंबर 1 है। प्रदेश में उत्पादित आम को देश के विभिन्न शहरों में नवाब ब्रांड के नाम से जाना जाता है। आम की किस्में देखें तो दशहरी आम, चौसा, रसौल, रफेदा, गुलजर नास, मलिहाबादी, फजली, नीलम, रेखा, वनराज, जर्दालू, स्वर्ण रेखा, कसनभोग, केसर, हिमसागर, बैंगल पत्नी, बम्बई ग्रीन, बम्बई मल्लिका, आम्रपाली, ठीक है, रत्ना, पुनीत, अल्फांजो। अमरूद की किस्में देखें तो सफ़ेदा, दफजी, करेला, लखनऊ 49, ललित सुर्खी, प्रयागराज जी सफ़ेदा, हिसार सफ़ेदा, खेता, ताइवान सफ़ेदा। लीची के लिए सहारनपुर और मेरठ का इलाका फेमस है। तरबूज के लिए गंगा, सरयू, तो गोमती घाटी। इलाहाबाद, प्रतापगढ़ केले वगैरह के लिए, और जो है सहारनपुर, बुंदेलखंड संतरे वगैरह के लिए। फिर अगर बात की जाए यूपी के भूजल संसाधन की, तो इसमें हमको पढ़ना है नहरें, नदियाँ, झीलें, बांध, जलप्रपात। नदियों की बात करें अगर तो यूपी में मैदानी नदियाँ हैं गोमती, पांडो, वरुणा, सई, ईसन। पठारी नदियाँ हैं सोन, केन, रिहंद, टोंस, बेतवा, चंबल, कंदार। और हिमालय नदियाँ हैं गंगा, यमुना, काली, रामगंगा, सदानीरा, करनाली, रोहिणी और राप्ती। गंगा नदी तंत्र की बात करें तो 25 से 25 किलोमीटर लंबाई है। यूपी में 14 से 50 किलोमीटर बहती है। 8,61,000 कुछ इसका किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। भागीरथी बिलांगना जहाँ मिलती है वहाँ टिहरी डैम बना हुआ है, टिहरी जगह पे। फिर यहाँ पे एक पंचप्रयाग पढ़ाए जाते हैं, तो जहाँ पे विष्णुगंगा और अलकनंदा, यानी विष्णुगंगा या अलकनंदा एक ही बात है। जहाँ अलकनंदा और धौलीगंगा मिलती हैं वहाँ पे विष्णुप्रयाग है। जहाँ अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती हैं वहाँ नंदप्रयाग है। जहाँ अलकनंदा और कर्णगंगा या पिंडार मिलती है वहाँ कर्णप्रयाग है। जहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है वहाँ रुद्रप्रयाग है। जहाँ अलकनंदा और भागीरथी मिलती है वहाँ देवप्रयाग है। यहीं से गंगा नाम हो जाता है। और गंगा यमुना सरस्वती जब मिलती हैं तो वहाँ पे पंचप्रयाग है, ठीक है, मतलब पंचप्रयाग नहीं, पांचवा प्रयाग है। बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ देखो तो रामगंगा, गोमती, सई, शारदा, घाघरा, राप्ती, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। इसके लिए आप चाहें तो मेरे ही मतलब चैनल पे यूपी आप जाएँ, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आप जब जाएंगे वीडियो के ऑप्शन में तो उसमें नीचे आपको मिलेगा गंगा, पंचप्रयाग और गंगा नदी तंत्र, तो उसमें पूरा पढ़ाया है, वहीं से आप देख सकते हैं। दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में यमुना, बनारस, चंबल, सिंधु, काली सिंध, पार्वती, बेतवा, केन, कर्मनासा, सोन, पुनपुन, बराकर, दामोदर, चंद्रभागा। वेस्ट फिर गंगा वेस्ट बंगाल में जाती है, फरक्का बैराज में हुगली और भागीरथी नाम से अलग हो जाती है। हुगली वेस्ट बंगाल में ही बहते हुए गंगा सागर द्वीप के नाम से गिरती है। और भागीरथी पश्चिम बंगाल में जाती है, सॉरी बांग्लादेश में जाती है तो पदना हो जाती है। उसमें ब्रह्मपुत्र नदी यमुना नाम से आके मिलती है तो पदना हो जाती है। आगे मेघना मिलती है तो सुंदरबन डेल्टा बन जाता है। गंगा नदी के तट पर स्थित हैं उत्तर प्रदेश के 28 जिले, जिसमें से हम जिलों के नाम ले रहे हैं 28 के, लेकिन आपको यहाँ होने चाहिए मेन। बिजनौर, अमरोहा, अलीगढ़, संभल, कन्नौज, रामपुर देहात, रायबरेली, प्रयागराज,
चंदौली, बलिया, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बदायूं, फर्रुखाबाद, हरदोई, कानपुर, फतेहपुर, भदोही, वाराणसी, मेरठ, बुलंदशहर, कासगंज, शाहजहाँपुर, उन्नाव, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, बीजापुर और गाजीपुर। फिर अगर हम बात करें गंगा नदी तंत्र की उद्गम की मुहाने की, तो गंगा गंगोत्री से निकलती है, मुहाना इसका आप सब जानते हैं, सुंदरवन डेल्टा होगा बाद में। यमुना यमुनोत्री से निकलती है, प्रयागराज में गिरती है गंगा में। गोमती फुलहर झील पीलीभीत से निकलती है, कैथी गाजीपुर में मिल जाती है। सोनभद्र सोन नदी अमरकंटक एमपी से निकलती है, पटना के आरा में मिल जाती है जाके। चंबल जनापा पहाड़ी से निकलती है, मऊ इंदौर में, और इटावा के मुरादगंज में जाके मिल जाती है। बेतवा नदी विंध्य पर्वत कुमरा गांव से निकलती है, हमीरपुर में मिल जाती है। गंडक हिमालय से निकलती है, सोनपुर हाजीपुर में मिल जाती है। रामबंगा गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है, जुदा टोली स्टेडी से कन्नौज में मिल जाती है। राप्ती रुकुमकोट से निकलती है, नेपाल से देवरिया बहराइच में जाती है। केन नदी कैमूर साइड से निकलती है, बांदा के बुझाव में मिल जाती है। घाघरा मापचा चौक हिमनद से निकलती है, छपरा में मिल जाती है। शारदा मिलान हिमनद से निकलती है, सीतापुर के बसरा में मिल जाती है। सिंधु सिरिसा एमपी सिरोंज में जो है निकलती है, और जालौन में जाके मिल जाती है। ठीक है, सिंधु नहीं है, सिंध है, माफ़ कीजिएगा। हिंडन नदी सहारनपुर से निकलती है, नोएडा में गिर जाती है। टोंस नदी कैमूर पहाड़ी में प्रयाग में गिर जाती है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना, सबसे बड़ी घाघरा, और यमुना के जो नगर हैं कालसी, यमुनानगर, दिल्ली, मथुरा, आगरा, हमीरपुर, बांदा, इटावा। गंगा एक्शन प्लान 1985 में शुरू हुआ, राजीव गांधी के टाइम पे। नमामि गंगे योजना 2014 में शुरू हुआ, नरेंद्र मोदी के टाइम पे। गंगा को जीव का दर्जा मिला उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा 2017 में। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया 2018 में, और राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया डॉल्फिन को बाद में। फिर हम बात करते हैं यूपी के जलप्रपातों की। तो एग्जैक्टली तो नहीं है यूपी जलप्रपात कितने हैं, हालांकि ज़्यादा है नहीं। 4 जलप्रपातों का आप पढ़ लीजिए। एक चित्रकूट में है, जमुनीदाई में, सबरी झरना। एक मिर्ज़ापुर में है, 3। एक है विंधाम, एक है लखनिया डारी, एक है सिद्धनाथ डारी। तो ऐसे याद करिए, सबरी वाला चित्रकूट में जहाँ राम मिले थे, और मिर्ज़ापुर में जो है जाके वो डाल दिए, तो चुनार किला जहाँ के लिए फेमस है। और डारी वाले जो भी हैं, सिद्धनाथ डारी, लखनिया डारी और विंधाम, ये अगर बात करें यूपी की, तो बहराइच में है चित्तौड़ा झील, कबीर नगर में है पखीरा झील, गोरखपुर में है रामगढ़ ताल, बलिया में सुरहा ताल, बनारस में औंधी ताल, सोनभद्र में गोविंद बल्लभ पंत सागर, मिर्ज़ापुर में तांडादारी, ठीक है, और सुल्तानपुर में उसाका बांध, ठीक है। बाकी आप बेसिकली यही याद करिए मेनली। एक तो चित्तौड़ झील बहराइच में, कबीर नगर में बखीरा झील, गोरखपुर में रामगढ़ ताल, बलिया में सुरहा ताल, बनारस में औंधी ताल, सोनभद्र में गोविंद बल्लभ पंत सागर, और मिर्ज़ापुर में तांडादारी। और झीलें देखिए, मुजफ्फरनगर में शुक्रताल, रामपुर में गौर झील, ठीक है, पीलीभीत में फुलहर झील, बरेली में लीलोर झील, शाहजहाँपुर में जो है गोखुर है काताल करके, लखनऊ में करेला झील याद कर लीजिए, रायबरेली में भरतपुर झील, कानपुर में मोती झील, फतेहपुर में मुराएं, उन्नाव में कूड़ा समुंदर, महोबा में बेला सागर मदन सागर, झांसी में बरुआ सागर लक्ष्मी ताल, आगरा में कीठम ताल सूर सरोवर, मथुरा में नोह झील राधा श्याम मानसी गंगा कुड़ताल, और अलीगढ़ में शेरवा झील। ठीक, यूपी की प्रमुख नहरों की बात करें अगर तो यमुना में बना हुआ है हथनी कुंड बैराज, ठीक है, और वहीं से निकाली गई है पूर्वी यमुना नहर। फिर नरौरा से निकाली गई है निचली गंगा नहर, और जहाँ ऊपरी गंगा नहर है शारदा नहर है आपका, और ये बेतवा नहर है नीचे, ठीक है। फिर यूपी में बांध की अगर बात करें तो देखिए, एक आपका पड़ता है रामगंगा नदी पर रामगंगा बांध, ठीक है, सरयू नदी पे सरयू बांध बहराइच में, रिहन नदी पे रिहंद बांध सोनभद्र में, बाणसागर बांध है बाणसागर बांध सैडोला में, ठीक है। फिर उसके बाद में बेला नदी पे है मेजा बांध, ठीक, पथरई बांध है, बजनी बांध है, बेतवा नदी पे धासन बांध है, माता टीला बांध है, ठीक है। बेतवा नदी पे बेसिकली माफ़ कीजिएगा माता टीला बांध है, धासन तो खुद ही नदी है, ठीक है, राजघाट भी हालांकि। माता टीला बांध बेतवा नदी पे झांसी में,
रिहंद बांध रिहंद नदी पे पिपरी सोनभद्र में। रामगंगा बांध रामगंगा नदी पे धर्मपुर बिजनौर में। सरयू बांध सरयू नदी पे बहराइच में। पथरई बांध पथरई नदी पे ललितपुर में। बाण सागर बांध सोन नदी पे शहडोल एमपी में। अर्जुन बांध महोबा नदी पे महोबा में। मेजा बांध बेलन नदी पे मिर्जापुर में। फिर जो है काठी है रामगंगा पे। मुसाकहंद कर्मनासा नदी पे। माता टीला बेतवा नदी पे। गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहान नदी पे। मेजा जलाशय बेलन नदी पे। जामनी जामनी नदी पे। शहजादा शहजाद नदी पे। रोहिणी रोहिणी नदी पे। गोविंद सागर शहजाद नदी पे। कनहर कनहर नदी पे। राजघाट बेतवा नदी पे। ठीक है। चंद्रप्रभा नदी पे। इतना विशेष नहीं है। फिर यूपी की ये नदियाँ झीलें हैं, सिंचाई परियोजनाएँ हैं। ठीक है। इसको मैं एक समय के लिए रोक के दे रहा हूँ, आप फोटो खींच लीजिएगा क्योंकि बहुत टाइम लगेगा इसको पढ़ाने में। इस जो आपका वो है क्वालिटी, वो 360 के ऊपर 480 रखिएगा। ठीक है, आइए यूपी की आर्द्रभूमि देखते हैं। आर्द्रभूमि आप जानते हैं ईरान में 1971 में सम्मेलन हुआ था, उसी से रामसर साइट्स बनी। ठीक है। तो यूपी में जो है देखते हैं कौन कौन सी हैं बेसिकली। एक गोंडा में है पार्वती अर्गा। हरदोई में है सांडी पक्षी विहार। बिजनौर में हैदरपुर आर्द्रभूमि। बुलंदशहर ऊपरी गंगा नदी पे। सूर सरोवर कीठम बांध है आगरा नदी पे। सॉरी आगरा नदी बोल रहा हूँ, आगरा पे सूर सरोवर कीठम झील है। मैनपुरी में समान पक्षी है। सरसई नावर झील है इटावा नदी पे है। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव पे है। समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली। फिर यूपी का खनिज अगर देखें तो खनिज उत्पादन में यूपी 10वें स्थान पर रखता है भारत में। देश का 2.6% खनिज है यहाँ। निम्न मध्यम श्रेणी खनिज खनिज बहुत ज़्यादा है नहीं। यूपी में जो भी खनिज हैं वो विंध्यक्रम शैली हिमालय के तलहटी क्षेत्र में और बुंदेलखंड क्षेत्र में है। 1955 में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय बना। ठीक है। फिर 1974 में यूपी राज्य खनिज विकास निगम बना। ठीक। 1998 में यूपी की पहली खनिज नीति बनती है। 12 जिले खनिज बाहुल्य रखे जाते हैं। हमीरपुर बांदा सोनभद्र प्रयाग मिर्जापुर झांसी महोबा ललितपुर जालौन चित्रकूट चंदौली सहारनपुर। 2017 में नई खनिज नीति आती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो खनिज हैं वो चूना पत्थर, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम से बनी। और इसमें आर में याद कर लीजिए, राजस्थान मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में आगे हैं। यूपी में मिर्ज़ापुर के गुरमा कनाच रोहतक क्षेत्र तथा सोनभद्र के कजराहट में मिलता है। ठीक है। मिर्ज़ापुर के चुनार तथा सोनभद्र में चुक तथा डल्ला सीमेंट फैक्ट्री है। फिर उसके अगर आप आगे बढ़े कोयला में, तो कोयला आप याद करिए यूपी के कोयला भंडार की दृष्टि से 8वां राज्य है ये। और ओबरा तान विद्युत केंद्र है सिंगरौली में सोनभद्र में। फिर डोलोमाइट है जब चूना पत्थर में 10% से ज़्यादा मैग्नीशियम हो। ठीक है। बांदा मिर्ज़ापुर सोनभद्र के इलाके में है डोलोमाइट। ठीक है। और बॉक्साइट आपका ज़्यादातर मिलेगा कहाँ? वाराणसी चंदौली बांदा चित्रकूट ललितपुर। बॉक्साइट उत्पादन में वैसे तो भारत में उड़ीसा नंबर 1 पे है और विश्व में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है। ठीक है। फिर कांच बालू सिलिका बैंड, इसमें प्रयाग का शंकरगढ़, चंदौली का चकिया क्षेत्र, झांसी का मुंडारी क्षेत्र। ठीक है। जिप्सम में झांसी और हमीरपुर याद रखिए। इंडोल साइट में मिर्ज़ापुर याद रखिए। फायर क्ले में मिर्ज़ापुर याद रखिए। पासी मकरी की खोज में यूपी में अबरक नहीं पाया जाता है। ठीक है। फिर एस्बेस्टस में जो है सीमेंट सीट विद्युत उपकरण के लिए होता है। सेल खड़ी हमीरपुर और झांसी याद रखिए। रॉक फॉस्फेट में ललितपुर बांदा। ठीक है। चमसारी रॉक माल देवता ये सब याद रखिए, मसराना वगैरह। सोना जो है उसके लिए आप याद रखिए शारदा और जो है कंडक वगैरह इन सब के रेत में। फिर संगमरमर में मिर्ज़ापुर सोनभद्र याद रखिए। हीरा के लिए कि मिर्ज़ापुर के जंगल याद रखिए। इमारती पत्थर के लिए मिर्ज़ापुर चुनार। तांबा के लिए आप देखेंगे तो आमेर और नौसादी। उत्पादन विश्व में चिली आगे है तांबे में और भारत में मध्य प्रदेश ललितपुर में है वैसे। पायराइट में झांसी ललितपुर और हमीरपुर याद रख लीजिए। यूरेनियम में आप याद रखिए ललितपुर का इलाका। ठीक है। फिर ज़्यादातर में सोनभद्र ही है, माफ़ कीजिएगा, हाँ ज़्यादातर में मिर्ज़ापुर है या ललितपुर है।
मिर्ज़ापुर आप लगा सकते हैं ज़्यादातर। 1959 में जो है वो राज्य विद्युत परिषद बनता है। 1999 से 2000 तक में विद्युत सुधार अधिनियम आते हैं और तापीय ऊर्जा उत्पादन में यूपी सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र के बाद। फिर अगर ऊर्जा संसाधन के स्रोत की बात करें तो अनवीकरणीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा आपको पता ही है। अनवीकरणीय ऊर्जा जिसका पुनः प्रयोग ना हो सके, जिसका सीमित उपयोग होता हो, और नवीकरणीय ऊर्जा इसका उल्टा है, जिससे पुनः उपयोग हो सकता है और असीमित क्षमता है। ठीक है। फिर अगर हम बात करें, सीधे आगे बढ़ते हैं, तो विद्युत सुधार अधिनियम आता है 2000 में। राज्य विद्युत परिषद 1959 में बनती है। यूपी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड तापीय विद्युत देखता है। यूपी जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जल विद्युत देखता है। और यूपी पावर कॉर्पोरेशन निगम लिमिटेड वितरण और विद्युत केंद्र को देखता है। फिर ताप विद्युत केंद्र अगर देखें तो अलीगढ़ में पड़ता है हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र। ठीक है। रूस के साथ का पुनरुद्धार हुआ था। झांसी में परीक्षा जो है ताप विद्युत केंद्र है। फिर सोनभद्र में ओबरा ताप विद्युत केंद्र 1971 में लगा था रूस की सहायता से। अनपरा है डी और अनपरा है ए। तो अनपरा डी और अनपरा ए आपका सोनभद्र में है। ओबरा वाला भी सोनभद्र में है। अलीगढ़ में हरदुआगंज है। झांसी में परीक्षा है। प्रयागराज में मेजा है। और कानपुर नगर में घाटमपुर है। ठीक है। अब बेसिकली मेन बात याद रखिए, सबसे पुराना हरदुआगंज है। हरदुआगंज पड़ता है आपका अलीगढ़ में। झांसी में पड़ता है परीक्षा। सोनभद्र में अनपरा और ओबरा। और प्रयागराज में मेजा और कानपुर नगर में घाटमपुर। ठीक। फिर आप यूपी में एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा गैस आधारित जो संयंत्र हैं वो औरैया में है। औरैया ताप विद्युत केंद्र औरैया में। आंवला ताप विद्युत केंद्र बरेली में। और जो है संकरी ताप विद्युत केंद्र गौतम बुद्ध नगर में। ठीक। फिर अगर प्राइवेट ताप विद्युत केंद्र की बात करें तो शाहजहाँपुर में रोजा है रिलायंस के द्वारा। प्रयागराज में 12 है जेपी समूह के द्वारा। ललितपुर में ललितपुर है बजाज ग्रुप के द्वारा। ललितपुर में ललितपुर वाला है बजाज ग्रुप के द्वारा। प्रयागराज में 12 है जेपी समूह के द्वारा। शाहजहाँपुर में रोजा है रिलायंस के द्वारा। जल विद्युत परियोजनाएं अगर देखें तो सहारनपुर में यमुना नदी पे खारा है। ठीक है। पीलीभीत में शारदा जल विद्युत परियोजना है बलबंसा में पीलीभीत के आसपास। सोनभद्र में ओबरा है रिहंद नदी पे। रिहंद है रिहंद नदी पे पिपरी पे। और ललितपुर में है जलराजघाट और बेतवा नदी पे और माता टीला पे। फिर झांसी में शीतला है और परीक्षा है। ठीक है। परीक्षा। ठीक है। फिर यूपी में नाभिकीय विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा है। ठीक है। बुलंदशहर में पहली यूनिट 1991 में लगी थी और फिर 1992 में। परमाणु ऊर्जा आयोग 1948 में बना। परमाणु ऊर्जा विभाग 1954 में बना। प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र तारापुर, ये सबको पता ही है। परमाणु शक्ति के जनक होमी भाभा। नवीकरणीय ऊर्जा सूत्र अगर देखें सौर ऊर्जा के लिए तो ऊर्जा विकास संस्थान 1983 में बना। फिर 1992 में बरैया हस्ती में, कल्याणपुर बस्ती में, और बस्ती में कल्याणपुर और हरैया, और मऊ में सरायवादी। ठीक है। सोलर सिटी कार्यक्रम आगरा प्रयाग मुरादाबाद। सोलर पार्क योजना जौलौन कानपुर देहात मिर्ज़ापुर वगैरह में। फिर पवन ऊर्जा अगर देखें तो गोरखपुर महोबा और चित्रकूट और शाहजहाँपुर में। हालांकि पहला जो विंड मॉनिटरिंग मास्ट लगा है वो शाहजहाँपुर में लगा है और पवन ऊर्जा है तो मॉनिटरिंग स्टेशन है गोरखपुर में, महोबा में, चित्रकूट में। बायोमास ऊर्जा प्राइवेट है मथुरा और कानपुर। गाजीपुर में 2008 में राइस प्रोसेसिंग प्लांट के रूप में। मैक्सिमम जो हाइड्रो पावर है वो ऊपरी गंगा नहर से। मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी तापीय ऊर्जा के द्वारा। और फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगा है रिहंद नदी पे। एनटीपीसी के विद्युत केंद्र हैं 7, जिसमें से 4 कोयले के हैं, 3 गैस के हैं। जो 4 कोयले के हैं उसमें फिरोज गांधी ऊंचाहार वाला है रायबरेली में, तांडा है अम्बेडकर नगर में, और सिंगरौली है सोनभद्र में, और रिहंद है सोनभद्र में। ठीक है। तो यहाँ पे आपका यूपी की ज्योग्राफी कंप्लीट होती है। और इसके बाद में अच्छा एक बेसिक चीज़ छूट गई थी, यूपी का जो भौगोलिक विभाजन है। तो सबसे ऊपरी हिस्से में आप देखेंगे तो आपको भाबर तराई मिलेगा, बीच मैदानी इलाका मिलेगा और नीचे पहाड़ी इलाका मिलेगा। बाकी यूपी की ज्योग्राफी का जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते थे वो इस वीडियोस में कंप्लीट कर दिए गए हैं इस वीडियो में। और अगले वीडियो में यूपी की आर्ट एंड कल्चर आ जाएगी और आपका पार्ट 5 में आर्ट एंड कल्चर आते ही यूपी की पूरी जो है जीएस कंप्लीट हो जाएगी। धन्यवाद।